हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतिमा बर्मन। आज मैं आप सभी को स्टरलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। स्टरलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज़ फ्री ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड देयर स्पोर्स आल्सो। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से किसी भी आर्टिकल या फिर सरफेस या फिर कोई भी मीडियम हो उसमें क्या किया जाता है, उसे फ्री किया जाता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और उसके स्पोर्स। तो इसमें स्पोर्स को भी क्या किया जाता है? किल कर दिया जाता है। फिर इसके बाद है टाइप्स। तो द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। इसे क्लासीफाई किया गया है। तो मेनली इसका क्लासिफिकेशन अगर किसी को याद हो जाता है तो स्टरलाइजेशन की सारी प्रोसेस उसके लिए ईजी हो जाती है। तो फर्स्ट है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और फिल्ट्रेशन और मैकेनिकल मेथड, इसे ही बोलते हैं। फिर तो फिजिकल मेथड के अंदर आता है सनलाइट, ड्राइंग, हीट के अंदर आता है मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। फिर आता है रेडिएशन, वाइब्रेशन। केमिकल मेथड के अंदर आता है गैसियस और लिक्विड फॉर्म आता है। गैसियस के अंदर फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड। और लिक्विड के अंदर आता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हैलोजेंस और हैवी मेटल। फिर फिल्ट्रेशन या फिर मैकेनिकल मेथड के अंदर आता है अर्थेनवाल, इसे अर्थेनवाल कैंडल फिल्टर और अबेस्टस डिस्क सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास। फिर मेम्ब्रेन फिल्टर, सिरेमिक फिल्टर या फिर एयर फिल्टर। अब हम एक एक करके सभी के डिटेल पढ़ेंगे। तो फिजिकल मेथड के अंदर फर्स्ट आता है सनलाइट। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन इन नेचुरल कंडीशन। तो ये सनलाइट क्या होती है? एक नेचुरल कंडीशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन के लिए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने अगर हम किसी चीज़ को सनलाइट में डायरेक्ट रखते हैं तो अपने आप ही क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं किल होने लगता है। फिर in tropical countries the sunlight is more effective in killing germs due to combination of ultraviolet rays and heat। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मतलब ऐसे प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें क्या होता है, सनलाइट मोर इफेक्टिव होती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या होता है, इफेक्टिव होती है जर्म्स को किल करने के लिए। ड्यू टू उसमें क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का भी कॉम्बिनेशन होता है और हीट भी आती है। यूवी रेस और हीट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स और टैंक्स। तो ये बहुत ही मोस्ट मतलब अच्छी नेचुरल मेथड है और स्टरलाइजेशन की। इसका मेनली यूज होता है वाटर्स के लिए, वो रिवर्स में भी हो सकता है, लेक्स मतलब झील में भी, और टैंक्स जो बड़े बड़े होते हैं उनमें भी हम मतलब सनलाइट का ही यूज़ होता है। फिर आता है सेकंड ड्राइंग। ड्राइंग मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि किसी चीज़ से वाटर का पूरी तरह निकाल देना। तो मॉइस्चर इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। Drying is air has dangerous effect on many bacteria. However, spores are unaffected. There is a not satisfactory method for sterilization. तो इसमें ये बताया गया है मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर, मॉइस्चर बहुत इसेंशियल होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ को ड्राई कर देते हैं लेकिन और उससे मतलब पानी उससे बाहर कर देते हैं तो क्या होता है, ये डेंजरस होता है, डेंजरस इफेक्ट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, स्पोर्स क्या होते हैं, अनअफेक्टेड मतलब स्पोर्स किल नहीं होते हैं, इसलिए इसे सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं कहा जा सकता स्टरलाइजेशन के। फिर थर्ड आता है, अभी तक देखिए हमने सनलाइट पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, अब हम थर्ड वाले में फिजिकल मेथड के थर्ड हीट के अंदर हीट पढ़ेंगे। हीट के अंदर दो आते हैं, इट हैज़ टू टाइप, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर आता है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन
ड्राई हीट इज़ यूज। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर ड्राई हीट का यूज़ किया जाता है, मतलब वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। स्टरलाइजेशन डिफरेंट use sterilizing different as compared to the moist heat sterilization the temperature is higher। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कंपेयर करें मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट की, तो ड्राई हीट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर देन मॉइस्ट हीट की। फिर है ड्राई हीट को ड्राई हीट को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। रेड हीट, अब हम सबसे पहले रेड हीट पढ़ेंगे, फिर फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। तो फर्स्ट है रेड हीट स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बाय होल्डिंग देम इन बंसेस फ्लेम टिल दे बिकम रेड हॉट। मतलब हम किसी चीज़ को तब तक फ्लेम मतलब बर्न करेंगे या फिर आँच दिखाएंगे जब तक कि वो बिकम रेड मतलब रेड नहीं हो जाती है। इट इज़ यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजिकल लूप जिससे हम स्पेसमेन को कलेक्ट करते हैं किसी बॉटल या फिर किसी कंटेनर से, और स्ट्रेट वायर्स और टिप ऑफ फोर्सेप्स। हम इसके लिए रेड हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं। रेड हीट से पता ही चल रहा हो, जब तक हमें रेड मतलब हीट प्रोवाइड करना जब तक वो रेड नहीं हो जा रहे हैं, वो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। फिर है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आँच दिखाना, मतलब डायरेक्ट उसे स्टे करके नहीं रखना एक जगह पे, उसे मतलब आँच में लाना और फिर उसे साइड कर लेना। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ पासिंग आर्टिकल ओवर अ फ्लेम बट नॉट हीटिंग इज टू रेडनेस। हमें क्या करना है, आर्टिकल जो भी हमें स्टरलाइज करना है उसे पास करना है फ्लेम से, लेकिन हमें क्या करना है, हीट नहीं करना है, रेड तब तक हीट नहीं करना है कि वो रेड हो जाए। यूजेस जैसे है स्काल्पल्स, टेस्ट ट्यूब, ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आती है इंसिनरेशन। दिस इज़ अ efficient method of destroying infective material such as bleeding, soil, dressing and pathological material like sputum stool. This is at also burns any organism to us। तो ये एक एफिशिएंट मेथड है, पुरानी मेथड है डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन्फेक्टिव मटेरियल जो होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके अंदर ब्लीडिंग आ सकते हैं, सॉइल लिनेन आ सकते हैं और पैथोलॉजिकल मटेरियल स्पुटम स्टूल भी आ सकते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, हम किसी चीज़ को तब तक बर्न करते हैं जब तक वो ऐस मतलब राख में बदल नहीं जा सकती। ऐस इंसिनरेशन का मतलब जो होता है कि भस्म कर देना किसी चीज़ को। फिर इसके बाद आता है हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज हीट टू स्टरलाइज। इसमें हम ड्राई हीट यूज टू स्टरलाइज, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें हम ड्राई हीट का यूज़ करते हैं स्टरलाइज करने के लिए। दे वेयर ओरिजिनली डेवलप बाय पास्चर। तो इसे लुईस पास्चर ने क्या किया था, डेवलप किया था। एन एयर सर्कुलेटिंग फ्रॉम हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। तो एयर सर्कुलेटिंग फैन इसमें लगा होता है जिससे क्या होता है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन सारे हॉट एयर ओवन के अंदर पूरे समान रूप से होता है। टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन का तो 160 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 2 आवर्स के लिए, 170 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 1 आवर्स के लिए, और 180 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 30 आवर्स के लिए। डायग्राम इसका दिखा, तो हॉट एयर ओवन का डायग्राम कुछ ऐसा रहता है। इसमें क्या रहता है, यहाँ पास थर्मामीटर लगा हुआ होता है, ये ओपन और क्लोज करने के लिए डोर टाइप का होता है, और ये जो होता है इसकी वॉल जो होती है डबल होती है, और ये एल्युमिनियम ट्रे लगी हुई होती हैं, और टाइमर होता है, और इसमें टेम्परेचर रेगुलेटर भी होता है, हीट रेगुलेटर होता है, और स्विच ऑफ और ऑन करने के लिए भी होता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि हॉट एयर ओवन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका यूज़ फर्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्लास आइटम्स
फ्लास्क, पिपेट, टेस्ट ट्यूब एंड पेट्री डिशेज। तो इसका यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास आइटम, कांच के आइटम्स के लिए, फ्लास्क के लिए, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिशेज के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सीजर, फोर्सेप्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर केमिकल सच एज अ लिक्विड पैराफिन, सल्फोनामाइड पाउडर। तो अगर हमें किसी केमिकल को भी क्या करना है, स्टरलाइज करना है, तो उसे भी हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन के अंदर रखते हैं। फिर प्रिकॉशन क्या होते हैं, इसकी सावधानियां हमें क्या रखनी होती है। शुड नॉट बी ओवरलोड, तो हमें इसे ओवरलोड नहीं करना है। मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर में हमें मटेरियल अरेंज करना है। पिपेट्स शुड बी कवर्ड बाय पेपर, अगर जो पिपेट्स होते हैं उन्हें कवर करना है पेपर से, फिर ही उसके बाद ही उसे हॉट एयर ओवन के अंदर रखना है। रबर मटेरियल शुड नॉट बी प्लेस्ड, रबर मटेरियल को हमें प्लेस नहीं करना है। फिर आता है हमारा मॉइस्ट हीट। देखिए अभी तक हमने पढ़ा, सनलाइट पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, हीट के अंदर ड्राई हीट कंप्लीट कर लिया। अब हम मॉइस्ट हीट को पढ़ेंगे। तो मॉइस्ट हीट को फिर फर्दर डिवाइड किया गया। मॉइस्ट हीट के अंदर 3 आते हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में केवल एक अंतर कि मॉइस्ट में हम क्या करते हैं, ड्राई हीट में हम क्या करते हैं कि वाटर का यूज़ नहीं करते। मॉइस्ट हीट में हम भाप के मतलब स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आ जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है पास्चराइजेशन, इंस्पाइरेशन। एट 100 डिग्री सेल्सियस में आता है बॉइलिंग, टिंडलराइजेशन। अबव 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर आता है ऑटोक्लेव। तो अब एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर पास्चराइजेशन। Its purpose is to reduce the bacterial population of a liquid such as a milk and destroy that may cause spoilage। तो इसका मेनली पर्पस क्या होता है पास्चराइजेशन का, कि ये क्या करता है, लिक्विड जैसे कि मिल्क हो गया, तो इसमें से क्या करता है, वो बैक्टीरियल की जो पॉपुलेशन हो रही है उसे रिड्यूस करता है। और ये जो बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं क्या करते हैं, स्पॉलेज क्रिएट करते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं उसे। स्पोर्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मेथड, लेकिन पास्चराइजेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें स्पोर्ट्स क्या होता है, अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो स्पोर्ट्स रिमूव नहीं होते हैं। टेम्परेचर क्या होता है इसका 63 डिग्री सेल्सियस और 148 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट्स के लिए, और 72 डिग्री सेल्सियस और 162 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 मिनट्स के लिए। इंस्पाइरेशन सेकंड है हमारा इसके अंदर का। अभी हमने पास्चराइजेशन पढ़ा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में, अब आ जाता है इंस्पाइरेशन। तो इंस्पाइरेशन क्या है, हीटिंग एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर डेली ऑन 3 day consecutive डे, सीरम और एग मीडिया आर स्टरलाइज्ड। इसका मतलब है कि इंस्पाइरेशन का मीन्स ये है कि हमें इसका टेम्परेचर कितना लिखना है, 80 to 85 डिग्री सेल्सियस रखना है, और हाफ आवर मतलब एक दिन में हाफ आवर ही हमें देना है, लेकिन हमें 3 दिन लगातार देना है। इंस्पाइरेशन का मतलब ये है। और इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, तो सीरम या फिर एग मीडिया जो बनाए जाते हैं मीडिया, और सीरम के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा फर्स्ट आता है बॉइलिंग, दूसरा आता है टिंडलाइजेशन। तो फर्स्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ वाटर डिसइंफेक्शन, हीटिंग वाटर टू अ हाई टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस kills most on the pathogenic organisms, particularly virus and bacteria causing waterborne disease। टाइम इसका मोस्ट इफेक्टिव टाइम है 20 मिनट्स। तो बॉइलिंग क्या होता है, इज़ अ वेरी सिंपल मेथड होती है वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए। हीटिंग, अगर हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किल्स हो जाते हैं, पार्टिकुलरली वायरस, बैक्टीरिया या फिर वाटरबॉर्न डिसीज़ जो भी कॉज करते हैं वो हो जाता है। और इसका टाइमिंग क्या होता है, 20 मिनट इफेक्टिव होता है इसका। फिर है टिंडलाइजेशन।
इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? जॉन टिंडल ने किया था, इसलिए इसका नाम भी टिंडलाइजेशन पड़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपोजर एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 45 मिनट्स और 3 एक्सेसिव डेज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग शुगर, जिलेटिन एंड सीरम कंटेनिंग मीडिया। तो टिंडलाइजेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस में एक्सपोज करते हैं 20 to 45 मिनट्स के लिए। इसे भी 3 दिन लगातार करते हैं। जैसे कि डायग्राम में है कि ये फर्स्ट डे किया गया है, ये फायर है, और ये फर्स्ट डे अगर हम इसे कर रहे हैं, फिर कूल कर रहे हैं, फिर सेकंड डे भी हम कर रहे हैं, फिर कूल कर रहे हैं, थर्ड डे, फिर कहीं चौथे दिन क्या हो रहा है? ये स्टरलाइज हो रहा है। थर्ड दिन तक जब हम लगातार कर रहे हैं तब ये स्टरलाइज हो गया।